रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और जफ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात की तारीख का मामला जितना जल्दी तय होना चाहिए था उसमें उतनी ही ताख़ीर होती जा रही है। पंजाब की अगर बात की जाए तो इत्तला ये है कि गवर्नर पंजाब की ज़ेर सदारत आज होने वाले इजलास में फैसले की तशरीह के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया गया है कि इलेक्शन की तारीख से मुतालिक फैसला कैसे गवर्नर पंजाब पर लागू होता है। एक और अहम मामला ये है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बजट तजावीज़ ऑर्डिनेंस की सूरत में नाफिज करने पर एतराज़ उठा दिया है। उनका कहना है कि बजट तजावीज़ ऑर्डिनेंस के बजाय बिल की सूरत में पार्लियामेंट में पेश होनी चाहिए। हिलाली साहब, अगर हम इस बात पर पहले ज़रा गुफ्तगू कर लें कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन की तारीख देने का फैसला किया था उसकी तशरीह के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने जा रही है पीडीएम, तो क्या वजह है, क्या कोई इबाम ऐसा है उस फैसले में कि तशरीह की ज़रूरत है या फिर डिलेइंग टैक्टिक्स हैं? नहीं, पता नहीं, इन लोगों को पढ़ने नहीं आता है। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा क्लियर क्या हुक्म आ सकता था कोर्ट पे। उन्होंने कहा कराओ इलेक्शंस विद इन द ड्यू डेट। अब डेट्स दें ना। बात असल ये है कि पीडीएम और ख़ास तौर नून वो इलेक्शंस नहीं चाहता है, और हमें पता है क्यों नहीं चाहते हैं। इसलिए कि वो पिट जाएंगे। पीपीपी जो है कह रही है हम तैयार हैं, हम कर सकते हैं। एक लिहाज से उनकी शायद प्रिपरेशंस बेहतर हो। पंजाब उनका गढ़ तो नहीं है, थोड़े से सीट्स शायद उन्होंने बंदोबस्त की होंगे कि वो जीत जाएं। बात सीधी सादी ये है कि जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे इंस्टेबिलिटी होगी। और रामीन, आपको मैं क्या बताऊं, आज का न्यूज़ क्या है? आज का न्यूज़ क्या है कि फिच रेटिंग एजेंसी पाकिस्तान को ट्रिपल सी माने जंक, ट्रिपल सी माने कोई रेटिंग, कोई फोरकास्ट कर ही नहीं सकते। माय गॉड। तो इसका आप इन्वेस्टमेंट्स चाहते हैं और स्टेबिलिटी नहीं आने देते हैं। आप इन्वेस्टमेंट्स चाहते हैं और ये इलेक्शंस नहीं होने जाते। आई डोंट अंडरस्टैंड आपका क्या ओवरऑल स्ट्रैटेजी पॉलिसी क्या है? बस सिर्फ बैठना गद्दी पे। शॉकिंग। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, आपकी तरफ दोबारा भी आऊंगी। ओरिया साहब से ज़रा जान लेते हैं। ओरिया साहब, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि नून लीग टेक्निकलिटीज़ पर खेल रही है। अब एक नया सवाल ये खड़ा हो गया है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला गवर्नर पंजाब पर लागू होता है या नहीं। तो इस तरह के हरबों से तो नून लीग की अपनी साख मुतासिर हो रही है कि वो इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहते। देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त मजाक बनाया हुआ है उन सब लोगों ने कि जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का तहत हलफ उठा चुके हो। अगर गवर्नर ने आइन के तहत हलफ उठाया है तो इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन है उसने इंडिया के आइन के तहत हलफ नहीं उठाया। पाकिस्तान के अंदर जो चीफ सेक्रेटरी है या जो चीफ आईजी है या इस वक्त केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है, इसने भी किसी और के, बरतानिया के या ईरान के आइन के तहत हलफ नहीं उठाया। उसने भी आइन के तहत उठाया है और हाई कोर्ट का फैसला भी आइन के तहत फैसला है। ये सारे के सारे मिलके आइन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, आप मुझे ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन जो है, क्या उसको नहीं पता कि ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं? और क्या उसको नहीं पता कि उसने 90 दिन के अंदर कैसे इलेक्शन करवाने हैं? आप मुझे बताइए कितने पैसे उसको चाहिए? इलेक्शन कमिश्नर आज अगर टीवी पे आए और कहे कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है ये मुझे पैसे नहीं दे रही, आप मुझे पैसे दे, मैं इस मुल्क को इलेक्शन कराना चाहता हूं, मैं कहता हूं लोग उसको पैसे से मालामाल कर देंगे, चंदा इकट्ठा करना शुरू करते हैं। मैं कहता हूं एकदम कंपेन शुरू हो जाएगी, एक दिन के अंदर चंदा ना इकट्ठाओ, सिकंदर सुल्तान मेरा गिरबान पकड़ लिया। एक उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है। मैं आपको एक बात बताता हूं, गवर्नमेंट पीछे हट जाए, ये लोग कह दें कि हम इस काबिल नहीं है कि आपको संभाल सकते हैं, हम इस काबिल नहीं है कि हमने जो 4.5 लाख 5 लाख पुलिस रखी हुई है, ये जो 5.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस रखी हुई हैं, हम पाकिस्तान में आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते। तो अल्लाह हाफिज, बिस्मिल्लाह, मेरे टैक्स छोड़ो, ये थाने छोड़ो, हम अपनी पब्लिक पंचायत होती है पब्लिक खुद कर लेती है। आपने पाकिस्तान को मजाक बना दिया है और आपने किस चीज का मजाक बनाया? उस आइन को मजाक बनाया। और सबसे अहम तरीन बात जो है
वो पाकिस्तान का मीडिया है जो इसके ऊपर ज्यादा नहीं बोल रहा। मैं हैरान होता हूँ, ये क्राइसिस अगर इमरान खान के जमाने में पैदा हुआ होता तो ये मीडिया जो है उछल उछल के ऐसे उछलता कि जैसे चिड़िया घर के अंदर वो दरख्तों के ऊपर कुछ लोग उछल रहे होते हैं, उनकी जानियां देखने वाली होती है। कोई सन्नाटा है, कोई गुफ्तगू नहीं करता कि पाकिस्तान के अंदर किस किस्म का खिलवाड़ हो रहा है। अच्छा, वो समझते ये हैं कि शायद इस तरह दूर कर करके हम अवाम के मिजाज के खिलाफ उनको एक सतह पे अवाम को काबल कर देंगे कि वो मजबूर होकर कहेंगे भाई काफी हो गया। ऐसा नहीं होता। देखिए, जो लोग अवाम की नफ्स को समझते हैं, हम उम्र गुजारी है सारे मामले के अंदर, दो चीजें होती हैं। एक होती है पब्लिक फटीग और एक होती है इंस्टीट्यूशनल फटीग। पब्लिक फटीग ये होती है कि लोग एक वक्त में एक दीवार के साथ सर टकराते टकराते आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं कि मुझसे बड़ा मुश्किल हो गया, मैं ये नहीं होता, वो थक हार के बैठ जाते। लेकिन जैसे ही दीवार उनके ऊपर गिरने की लगती है तो एकदम खड़े होकर उसको पीछे धकेल देते। इसकी मैं एग्जांपल आपको दूंगा कि जिस वक्त इमरान खान जो है उसको बाहर निकाला गया है, और आप सोचे वो क्यों 10 अप्रैल को निकले थे। पब्लिक पूरी रात देख रही थी कि ये कर क्या रहे हैं ये लोग, और ये किसके खिलाफ कर रहे हैं, और ये क्यों इकट्ठे हो गए हैं, इन सब का मफाद क्या है। हुआ ये कि इमरान खान तो सुबह सवेरे उठ के घर पहुंचा, उसको तो यकीन नहीं था कि ये कुछ हो जाएगा, और पब्लिक निकल आई। क्यों? आपने उनको पूरा 12-13 घंटे जिच किया, पूरी 12-22 करोड़ अवाम को, और आपने कहा ये हम हैं, हम जब इकट्ठे हो जाएं हम ताकत होते हैं, हम नशा होते हैं, हम जो चाहे कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब आपने इमरान खान को दोबारा आपने फिर पब्लिक सो गई, आराम से चलती रही, जुलूस होते रहे, जलसे होते रहे, इमरान खान तकरीरें करता रहा, उसको फायरिंग उसके हुई, तब भी उसने कोई एजिटेशन की सूरत हाल नहीं की। फिर जब उसको आपने नाहल करार दिया और इलेक्शन कमीशन ने एक तोशा खाने की घड़ी के ऊपर, जो कि एक बड़ा रूटीन का मैटर था, आप सोचे कि पब्लिक निकली, और उसके बाद इमरान खान ने रात को 12 बजे उनको वापस जाने का कहा, और अगले दिन हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, हम जो हैं हम तुम्हें अलाउ करते हैं, तुम इलेक्शन लड़ो। खौफ तुम्हारे दिल में इतना है, उस शख्स का भी खौफ है और पब्लिक का भी खौफ है। और मसला यह है कि ये खौफ शहबाज शरीफ में तो हो, ये खौफ चीफ सेक्रेटरी में क्यों है, ये खौफ आईजी में क्यों है, ये खौफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर में क्यों है। ओ भाई, तुमने इलेक्शन लड़ना है कल जाके। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये आज खड़े होकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह दे कि पब्लिक मुझे बताओ मैं क्या करूं, ये पुलिस जो तुम लोगों के टैक्स पे पलती है, ये जो वर्दियां पहनती है, ये मेरे साथ कॉपरेट नहीं करती, मैं क्या करूं। मैं कहता हूं पब्लिक खड़े होकर पुलिस का बुरकस निकाल देगी। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है ये जो एक टेक्निकलिटी इन्होंने निकाल ली है कि क्योंकि गवर्नर पंजाब ने असेंबली तहलील नहीं की थी, लिहाजा वो डेट भी नहीं दे सकते, और अब जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है वो पूरा करने की ऑब्लिगेशन नहीं उन पे लागू होती, तो इसमें कोई कानूनी नुक्ता निकल सकता है, कोई टेक्निकलिटी इस तरह की कि वाकई उन पर लागू ना हो। आपने कभी एक एक्सप्रेशन सुना है, सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब यह है कि कुछ आपको अपनी इज्जत करते हैं, कुछ इज्जत है आप में और अपनी इज्जत, इसलिए कि इस वक्त हमारे दोस्त और दुश्मनों को यह पता चल गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है और अब अदालतें ये कहता है, मगर इन लोग इतना प्रीऑक्यूपाइड हैं कि गदी पे बैठे रहें कि कोई इनको ये नहीं कह सकता कि इलेक्शन कराओ। और डिफाइंस ये नहीं है कि आप इंटरप्रेट करें, चालाकी करें, जिस किस्म के स्निवलिंग चालाकी, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन विद द लॉ, और आप कहते हैं हम नहीं करेंगे, जो कानून कहता है नहीं करेंगे। तो माफ करिए, ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं नहीं करेंगे? ये लोग जो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, जो अगर लड़ते और हारेंगे, अगर लड़ेंगे। मुझे आप बताएं, ये CCC रेटिंग जो हुआ है पाकिस्तान का, ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि लोग देख रहे हैं कि एलीट कैप्चर, एक माफिया कैप्चर,
ऑफ द स्टेट। एक माफिया है जो कहता है कोर्ट्स, हालांकि कोर्ट्स कहते हैं करो, एक माफिया है जो कहते हैं सुना नहीं ठीक से, आप क्या कह रहे हैं, अरे फिर देखें क्या मतलब है। इट्स ऑल एक्सक्यूजेस। अवाम को पता है, हमारे दोस्तों को पता है, हमारे दुश्मनों को पता है, और हम और आप इधर बात कर रहे हैं और प्रिटेंड कर रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। लीगल है, हमारा भी फर्ज है कहना, हम भी कॉन्स्टिट्यूशन को इन अ सेंस ओथ लिया है, उसके कानून हमारे पे लागू होते हैं, हमारा ऑब्लिगेशन है उसको प्रोटेक्ट करना। तो जब हम बात करते हैं तो वो बात करते हैं। बिल्कुल ठीक। आई टेल यू, मैं तो कभी ऐसा सुना ही नहीं है। आई एम सॉरी। मैं इसके बाद आप एग्रीमेंट साइन करेंगे, कोई कहेगा नहीं मानता। यही हुआ ना आपके साथ, IMF के साथ। उन्होंने कहा फ्रंट लोड करो सब हमारे थिंग्स। मैं आऊंगा आपको गैस के बारे में जब आप भी बात करते हैं, मगर मैं कहना चाहता हूँ ओरिया साहब, यहाँ पर अब एक और भी इत्तलाती आ रही हैं कि जी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बजट तजावीज़ ऑर्डिनेंस की सूरत में नाफिज करने पर एतराज़ उठा दिया, और वो ये कह रहे हैं कि जी बजट तजावीज़ ऑर्डिनेंस के बजाय बिल की सूरत में पार्लियामेंट में पेश हों। तो आप इस एतराज़ को किस तरीके से देख रहे हैं, और अब इसके बाद हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस रह जाएंगी मिनी बजट लाने की? पहली बात तो यह है कि क्या आज तक ऑर्डिनेंस के जरिए कभी बजट प्रपोजल्स आई हैं? आपको पता है कि बजट प्रपोजल वो चीज है कि अगर ये पास ना हो, मैं आपको बताऊं, अगर पार्लियामेंट इसको पास ना करे तो वजीर आजम की वजारत उज़्मा चले जाती है। ये बुनियादी प्रिंसिपल है, ये बुनियादी कानून है, जिसकी बुनियाद पे वजारत उज़्मा चली जाए किसी बंदे की, उसको आप ऑर्डिनेंस से नाफिज करते हैं। आपको मजाक समझा हुआ है पाकिस्तान को? यानी आप पाकिस्तान की आवाम से अरबों रुपया उसकी जेब से निकाल रहे हैं और इसहाक डार और आरिफ अलवी मिलकर वो निकाल लेंगे? ये कहां से हो गया? पाकिस्तान आप उठा लेना, दो ही चीजें हैं, या तो नो कॉन्फ्रेंस ग्रुप से वज़ीर आज़म जाता है, या बजट की अप्रूवल या डिमांड ऑफ ग्रांट्स के अप्रूवल से जाता है। आप एक किस्म का मिनी बजट लेके आ रहे हैं, और मिनी बजट कहते हैं कि हम लिख के भेज देते हैं, सदर उसको ऑर्डिनेंस से पास कर ले। वो हजार बात है, 30 दिन जो है लोगों को आदत हो जाएगी, गैस की पी की आदत हो जाएगी, बिजली की भी आदत हो जाएगी, और 16 से 18 जो है और सेल्स टैक्स बढ़ जाएगा, उसकी भी आदत हो जाएगी। ये सारा कुछ हो जाएगा, बस दैट्स ऑल। ये तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के पूरे उस सिस्टम के साथ फ्रॉड करने की कोशिश की गई। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब एक ये भी है कि हो सकता है वो समझते हो कि हम पार्लियामेंट में गए तो बहुत सारे MPA और बहुत सारे MNA और बहुत सारे सेनेटर ऐसे होंगे कि जो हमें वोट ना दें। मसलन शाह खान अब्बासी साहब अलहदा हुए खड़े हैं, शायद हुसैन अलहदा हुए खड़े, और मेजोरिटी आपकी है कितनी? और आपको कल लेके आते हैं तो आपको कल को और फिर कहेंगे जी हमें ब्लैकमेल करने आ जाते हैं, जी MQM आ जाएगी, कभी वो आ जाएगी। ओ भाई, ये तुमने खुद ली हुई है, ये कांटों का ताज तुमने खुद पहना हुआ है, तुम्हें कोई इन्विटेशन लेने नहीं गया था। और जो झूठ मत बोलो लोगों के सामने कि हम पाकिस्तान को नाजुक हालात से बचाने आए थे। नाजुक हालात जब भी होते हैं तुम पाकिस्तान से भाग के चले जाते हो। तुम्हारा उठना बैठना चलना फिरना ओढ़ना बिछोना सब पाकिस्तान से बाहर है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हिलाली साहब, हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ मुखालिफिन की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। पहले आजम सवाती, फिर शहबाज गिल, फवाद चौधरी, और अब लगता है कि साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की बारी है। तो अगर इसी तरह गिरफ्तारियां जारी रहीं तो पॉलिटिकल कंसेंसस कैसे होगा? किस तरह देख रहे हैं आप इस मामले को? पहले बात तो ये है कि एक पॉलिटिशियन का प्राइवेट कॉन्वर्सेशन आपने इलीगली किसी ने टैप किया होगा, आपके हाथ में कैसे आया वो तो आपको अदालत को बताना पड़ेगा। बिल्कुल। और उसका कॉन्वर्सेशन पे आपने एक केस लगाया उस पे जो सजाए मौत है, डेथ पेनल्टी। पहली बात तो ये है कि आपकी एक्ट अगर कोर्ट ने फैसला किया वो लीगल है, वो नहीं करेगा शायद कोर्ट तो इसको फेंक देगा, दूर फेंकेगा। ऑडियो पे आप सेडिशन की चार्ज लगा रहे हैं। किसने कहा आपको ऑडियो बनाया, किसने किया? नंबर 1। दूसरी बात यह है, क्या कहा उसने कहा सरप्लस मनी केपी को आप वापस सेंटर को ना करें, फेडरेशन को ना करें, तो ये बुरा लगेगा। ये इसका मतलब ये होगा कि इनका स्टांस कमजोर हो जाएगा IMF के साथ।
सरप्लस मनी तो है ही नहीं ना। सरप्लस मनी वो किधर से आए बजट में, जब वो पैसे जो आपने फाटा के डेवलपमेंट के लिए देने थे वो आपने नहीं दिया, और केपी अपना बजट इस्तेमाल किया उसी चीज के लिए। उनके पास तो था नहीं, बिल्कुल, और पंजाब के पास भी कभी नहीं है। तो आपने कहने का मकसद क्या था आपका? अगर मैं एक बात करता हूं किसी से और मैं अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं कि ये हमारे साथ लेट्स मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर देम, इसके माने मुझे ट्रीजन के चार्ज में, हमें पता है आप उसको क्यों पकड़ना चाहते हैं। आप उसको टांगना चाहते हैं उल्टा, आप उसके कपड़े स्ट्रिप करना चाहते हैं, आप उसको मारना चाहते हैं, आप उसको ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं, आप रिवेंज चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। ये केस नहीं है आपका, ये चाहते हैं आप, और ये नफरत आप फैला रहे हैं। इस किस्म की नफरत कोई भूलता नहीं है, अगर माफ भी कर जाए तो भूलता नहीं है। वो कहते हैं इफ यू फॉरगिव हिम, जैसे केनेडी ने कहा था, नेवर फॉरगेट हिज नेम। और इस किस्म के बदले फिर आते रहेंगे। आप पाकिस्तान का माहौल, आप यू आर करप्टिंग एंड यू आर, क्या कहते हैं मैं, यू आर पॉइजनिंग ये पूरा एटमॉस्फेयर ऑफ पॉलिटिक्स। स्टेबिलिटी, जो सबसे बड़ी चीज इस वक्त स्टेबिलिटी है, उसको आप जानबूझ के खराब कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। और इस तरह की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है आपके बदला ये एक ही चीज है, बिल्कुल, जिस पर नून लीग पीटीआई पर फाशिस्ट होने का इल्जाम लगाती थी, उसी तरह के केसेस हैं। अच्छा उरिया साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए हुकूमत और अपोजिशन को मुत्तहद होना चाहिए। तो क्या हुकूमत ने अब तक कुछ ऐसे इक़दाम किए हैं जिनसे ये लगता हो कि मुल्क को मुश्किलात से निकालना उसकी तरजीह है और वो अपोजिशन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, जबकि दूसरी तरफ धड़ाधड़ बगावत के पर्चे हो रहे हैं? पहली बात यह है कि बिलावल भुट्टो साहब के वालिद साहब ने उसके लिए एक सूबे को और थोड़ा सा क्रिएट कर लिया अपने लिए, और इस वक्त सबसे ज्यादा क्राइसिस जो है वो बलूचिस्तान में बना हुआ है। आज की इत्तला वहाँ है कि यार मजरिन साहब और उसके साथ साथ कासिम कुर्द केलू भी पीपल्स पार्टी में शामिल होने के चक्कर में पर तोड़ रहे हैं, बल्कि तकरीबन मुलाकात हो चुकी है। बाप पार्टी जो है उन्होंने तकरीबन तोड़ताड़ ली है, और वो आशीर्वाद बल्कि आज वो उसमें होता है कि उसने कहा कि मुझे एक खातून उनकी MP है, उसके बारे में एक मोहतरमा है बहुत बड़ी वहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट, उन्होंने आसिम कुर्द केलू के इस बयान के ऊपर तबसरा करते हुए कहा था कि उसने मुझे कहा है कि मुझे फलां पार्टी में शामिल हो जाए। अच्छा। तो एक पूरे का पूरा प्रोसेस जो है वहाँ पर चल रहा है। वो उन्होंने अपने तौर पर यूं स्कोर किया है कि शायद कराची भी हमारे पास रहेगा और सिंध भी हमारे पास रहेगा, बलूचिस्तान भी हमारे पास रहेगा, और हम जो है जाहिर बात है साहिल समुद्र चूंकि पीपल पार्टी के पास होगा, तो कल को जब सूरत हाल बनेगी तो हम एक खास किस्म की ब्लैकमेलिंग पोजीशन में आ जाएंगे। तो अच्छा। एक तो ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी जो है वो बिलावल भुट्टो के साथ चल रही है। बिलावल भुट्टो साहब जो है, अगर वो उनके वालिद ने वो सारा अपना पूरा मकसद हासिल कर लिया है। उन्होंने जैसे कहते हैं ना, बिस्तरा गोल कर दिया है नून लीग का, पंजाब से भी और केपीके से। केपीके में थोड़ा सा था, वो भी अब खत्म हो गया, और पंजाब में से तो बिल्कुल लाहौर शहर से भी बिस्तरा गोल कर दिया है। और अगर कोई समझते हैं कि हमारे साथ जरदारी साहब ने हाथ नहीं किया, तो या तो फिर शहबाज शरीफ साहब को बादाम खाने चाहिए और अपनी अकल तेज करनी चाहिए, और नवाज शरीफ साहब को भी थोड़ा मुराकबा करके सोचना चाहिए कि उनके साथ हो क्या गया है। ये और पार्टी वार्टी जो है ना, ये बिल्कुल ये खत्म है। ये अब उतरे हुए हैं इंतकाम के ऊपर, और इंतकाम और लोगों को जलील करना, लोगों को रुस्वा करना, ये नून लीग की पुरानी रवश है। अब देखे ना, ये शौकत साहब की बात करें, किस सिंपल लॉ पॉइंट आपको बता दें, कोई भी रिकॉर्डिंग अदालत के अंदर उस वक्त तक पेश नहीं की जा सकती जब तक ऑडियो हो या वीडियो हो, जब तक उसको रिकॉर्ड करने वाला ये सर्टिफिकेट ना दे कि ये मैंने खुद रिकॉर्ड किया है और इसमें कोई काट पीट नहीं। उसके बाद वो अदालत में पेश होती है। अब इसको रिकॉर्ड करने वाला कौन है, कहां से आएगा, सबको पता है कौन है, सबको पता है कहां बैठता है, सबको पता है उसकी जगह लोकेशन कौन सी है, वो आएगा। ये तमाशा बनाया हुआ उन्होंने, लोगों को बता रहे हैं। अब इस तरह ये होगा कि कल को अगर मैं और लाली साहब बैठे हैं और लाली साहब कहते हैं यार 4-5 महीने के लिए हम अपना सरप्लस जो है वो पाकिस्तान में नहीं रखते, हम बाहर रख लेते हैं किसी जगह अलाउड तो है, तो कहेंगे ये तो गद्दार हो गए हैं,
अगर पाकिस्तान में पैसे होते तो आज IMF के सामने हम सुरखरू होते, क्योंकि हलाली ने अपने पैसे बाहर जमा कर दिए और ओरिया मकबूल जान ने अपने पैसे जमा कर दिए बाहर। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ ब्रेक के बदास। हुकूमत ने 11 फरवरी को बिजली के नरखों में सहमाही बुनियादों पर इजाफे का ऐलान किया था और आज की खबर ये है कि गैस के नर्ख 112% तक बढ़ा दिए गए हैं। इन फैसलों के आम आदमी के माली मामलात पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर बात करेंगे। जबकि एक अहम खबर ये भी है कि बलूचिस्तान के वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि अगर वफाकी हुकूमत सूबे के वाजिबुल अदा ड्यूज़ अदा करने में नाकाम रही तो पूरे मुल्क के लिए गैस की सप्लाई बंद कर दी जाएगी और वाजिबात अदा न करने की सूरत में असेंबली तहलील करने की भी धमकी दे दी गई है। हिलाली साहब, ये क्या मामला है? ये कुछ नहीं है जी, ये खामखा ऐसे हरकतें हैं, ये ऐसी चीज़ें कहते हैं, इनके पास क्या कंट्रोल है? ठीक है, गैस एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, मगर इनके पास इख्तियार नहीं है। गैस फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है इस वक्त। क्या करेंगे वो? पाइपलाइंस काट देंगे क्या? नॉनसेंस, ये कुछ ऐसी बात है। ये क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। और ये कैसे गैस को बंद कर देंगे? नंबर 1। दूसरी बात, आपको पता है इनका पार्टी किधर है? बाप पार्टी है। आपको पता है बाप कौन है? जी जी। ये ऐसे ही धमकियां, एम्प्टी थ्रेट्स हैं, फॉरगेट अबाउट इट। मेरे ख्याल में ही कांट डू एनीथिंग और ना करना चाहिए इनको कुछ। मगर ये भी सही है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट ने इनको NFC के तहत इनको कुछ देना था तो देश पक्का देना चाहिए उनको। क्यों रोका हुआ है उन्होंने? कोई एक्सप्लेनेशन तो दें कि क्यों रोका हुआ है। शायद नहीं है। अगर आप वो नहीं करना चाहते, ना कर सकते हैं, ना कोई उनका ऑब्लिगेशन नहीं है, तो फिर बताएं। ये तो तरीका ही नहीं है ना, कहें कि कुछ नहीं कहें इन रिटर्न। मगर ये कुछ नहीं होगा। आई एम एब्सोल्युटली कन्विंस ये कुछ नहीं होगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि इन द केस ऑफ शौकत तरीन की आदतें हैं, थोड़ा सा वो स्ट्रांग आदमी है, बॉम्बास्टिक है, वो इन ऐसे चीज़ें, ऐसे उनका नेचर ऐसे है कि वो कहते हैं कि ये कर देंगे वो। बट यू नो, ये दैट इज़ नॉट सफिशिएंट रीज़न कि उनको खिलाफ आप एक ऐसा केस दें। अब तो मैं इसके बाद किसी को आप सेडिशन का केस लगाएं, मैं हंसने लगूंगा। कहेंगे अच्छा यार, तुम्हें भी सेडिशन का केस हो गया इसलिए कि तुम डिसएग्री करते हो किसी से। ये तरीका नहीं है इस मुल्क को चलाने का। Somebody had better get a grip। बिल्कुल ठीक है। और ये साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? और ये साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो जरा बताइए। जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही। जी, और ये साहब, ये बलूचिस्तान के वज़ीर ख़जाना ने एक धमकी दी है, वो ये कि पूरे मुल्क के लिए गैस की सप्लाई बंद कर दी जाएगी अगर वाजिबुल अदा ड्यूज़ अदा ना किए गए वफाकी हुकूमत की जानिब से, और असेंबली तहलील करने की भी धमकी दी है उन्होंने। तो किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? देखिए, ज़बरदस्त का चक्री को मैं जानता हूँ, चमन से ताल्लुक रखता है और बड़ा जैसे कहते हैं उन लोगों में से है जिन बाप पार्टी के शुरू के लोगों में से, और बड़ा लाडला किस्म का है वजीर है उसको। एक बात तो ये है कि उन्होंने ये कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उस वक्त डिविजिबल पूल से हमारा हिस्सा नहीं था। होता यह है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम रेवेन्यू जब इकट्ठे होते हैं तो उनमें से प्रोविंसेस का एक हिस्सा होता है जो उनको दे दिया जाता है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट नहीं दे रही। उसके देने के बाद फेडरल गवर्नमेंट चलाई जाती है। तो उसने तकीद करके कहा है कि डिविजिबल पूल इसीलिए बनता है कि आप जो गैस इस्तेमाल करते हो हमारी, उसके साथ जो साहिल इस्तेमाल करते हो, उसके साथ साथ और बहुत सारी चीजें जो हैं, जो टैक्स रेवेन्यू आप इकट्ठा करते हो, उस रेवेन्यू को जाके आप तकसीम करते हो। तो बलूचिस्तान में 91 की जो फर्स्ट NFC अवार्ड आया था, उससे पहले होता यह था कि बलूचिस्तान का जो डेफिसिट था वो पिकअप कर देती थी फेडरल गवर्नमेंट, और उसके साथ जो उसका सरप्लस होता था वो सरेंडर करना पड़ता था। लेकिन ये तो कभी सरप्लस तो हुआ नहीं कि जो बिल है, जो उनका बजट है। लेकिन अब हुआ यह है कि बलूचिस्तान को अपने जो है वो अखराजात चलाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे। इस पर उन्होंने कहा कि हम फिर गैस बंद कर दें, और उन्होंने कहा कि मुझे तो सिर्फ 20-22 लेवीज वाले चाहिए उनको उसको बंद करने के लिए। आप मुझे ये बताइए कि जब एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये कह रही होगी, और आपने 2001-06 से अकबर बुगटी के इंसिडेंस के बाद पूरे बलूचिस्तान को आग और खून में तकसीम कर रखा हुआ है,
और आपको वो इलाके, वो सुई का इलाका, वो लोटी का इलाका, इस तरह के 3-4 जो गैस फील्ड हैं जहां कभी 1 या 2 या 3 लोगों से आप अपने उसके पास चला लिया करते थे, उनको उसकी हिफाजत कर लिया करते थे। आप सबसे बड़ी बात यह है कि 1000 दफा कहा है कि आप इस मुल्क के इलेक्शन करवाएंगे तो उस इलेक्शन के नतीजे के अंदर लोगों को अंदर एक होप क्रिएट होगी। वो होप हो सकता है टूट भी जाए, हो सकता है बेहतर ना हो, लेकिन कुछ देर तक आप उसको संभाल सकते हैं, उसको आगे चला सकते हैं। लेकिन नहीं, ये तो मसला सारा यही है कि हमेशा वो एक टेंडेंसी कि ये जो बेसिकली मुल्क है, इस मुल्क में जब तक हमारी मर्जी की हुक्मरान नहीं आते, हमारी बातों पे चलने वाले नहीं आते, हमारे इशारों पर नाचने वाले नहीं आते, ये मुल्क जो है, इस मुल्क में भले इलेक्शन होते हैं तो हम तो नहीं मानते और हम तो नहीं होने देंगे। यही वही बलूचिस्तान के अंदर हालत बनी है। और मैं एक बात बताऊं कि बलूचिस्तान के हालात जितने बिगड़े हुए हैं और जो इस तरह की सूरत हाल है, अगर वो KPK के हालात के साथ मिल गए और जो आपकी इस वक्त सिचुएशन है, आप नहीं संभाल सकोगे। हमने इस मामले में उम्र गुजारी हुई है, हमने 24 साल इसी बलूचिस्तान में गुजारे हुए हैं, हमें स्ट्रेंथ्स का भी पता है, हमें वीकनेसेस का भी पता है, हमें अंदाजा है कि किस तरीके से आप लोगों के साथ बेहतर रवैये के साथ चीजों को आगे बढ़ाते हैं और कैसे आप उनके साथ ताल्लुकात रखते हैं। आपने अगर वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप को नाराज कर दिया तो फिर होगा ये कि बहुत छुप के फिर कोई आपका साथ देगा तो देगा, वरना कोई नहीं देगा फिर आपका साथ। बड़ी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। अच्छा हिलाली साहब, हुकूमत और IMF के वर्चुअल मुज़ाकरात बहाल हुए हैं, तो अब जबकि हुकूमत IMF की मुतादिद शराइत पर अमल दरामद शुरू कर चुकी है, तो पाकिस्तान को कर्जे की मद में कुछ हासिल होने का इम्कान है जल्द? जीरो आपको मिलेगा, इसलिए कि मैं आपको बताता हूं क्यों। आपने तो वादा कर लिया है। आपको मैं बताऊं, सऊदी अरेबिया, चीन, UAE और कतर, उन्होंने सब कहा है कि जब तक IMF प्रोग्राम रिज्यूम नहीं होगा, नो क्रेडिट। बिल्कुल। दूसरी बात, देखिए, आपने एक बहुत बड़ा फैसला किया है जो पता नहीं लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं या बात नहीं करना चाहते हैं। आपने ऐसा फैसला किया है कि आपका जो कर्ज है, सर्कुलर डेट जो है, जो 2.4 2.4 ट्रिलियन माने खरब, आपको पता है कि रोज इस 2.4 खरब को रोज एडिंग कितना हो रहा था? 2.1 अरब। अच्छा। रोज ऐड हो रहा था इस डेट को। अब इसको तो खत्म करना था आपको। बिल्कुल। तो आपने क्या किया? आपने रेज किया। क्या चीज को रेज किया? प्राइस। किधर रेज किया? ये जो डिस्कोज हैं आपको इतने इनएफिशिएंट हैं कि अगर आप इनको 100 रुपया का गैस इनसे लें तो 100 रुपया का गैस इनसे दें तो 70 रुपया इनको मिलता है। 30 रुपया 30% वेस्टेज है ट्रांसमिशन में, चोरी में, नॉन पेमेंट में। अच्छा। मगर तो वो उन्होंने क्या किया? कराची को लिया, कराची इलेक्ट्रिक को लिया, 42% 42% लॉस था। आज क्या है? 15%। कैसे हुआ? या में कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ कि प्राइवेटाइज किया। बिल्कुल। गवर्नमेंट को कहा गया है कितने दफे? 5 दफे नहीं, 10 दफे नहीं, 15 दफे प्राइवेटाइज डिस्कोस। 15 साल से कहते हैं प्राइवेटाइज, 15 साल से ये सब पार्टीज बहने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज तक नहीं हुआ है। और क्या हो रहा है कि वो 30% नुकसान हो रहा है उनका ट्रांसमिशन, थेफ्ट और नॉन पेमेंट में। जब 15% कर रहा है कराची फ्रॉम 42, इन लोग तो 5-6%, 10% पे आ जाएंगे, मगर इनको परवाह नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं क्या ये इसका ये व्हाट शैल आई से। अब तंग आ गए हमारे दोस्त, वो कहते हैं नो मोर, अगर ये नहीं करेंगे तो हम कर्ज नहीं देंगे। और अब ये हो रहा है कि 300 यूनिट के कम जो गरीब हैं, या इनको इन लोग, हम ये जो रीअरेंजमेंट हुआ IMF के थ्रू, ये कम पैसे उनको देने पड़ेंगे। अच्छा। बल्कि ये
बहुत कम देने पड़ेंगे। मगर नुक्स क्या है इसमें? इसी नुक्स ये है कि जब आप अमीर से और इंडस्ट्री से पैसे लेते हैं, वो पता क्या करते हैं, अमीर को तो छोड़ो, इंडस्ट्री से जब आप पैसे लेते हैं, वो अपना जो चीज प्रोड्यूस करते हैं उस पर कीमत लगाते फिर वापस कर देते हैं अवाम को। तो 70-80% अवाम पाकिस्तान का जो 300 यूनिट से कम गैस इस्तेमाल कर रहा है, जिनको कम देना पड़ रहा है, वेरी गुड, उन बेचारों को फिर भी रिलीफ नहीं मिल रहा है। इसलिए कि वो जो इंडस्ट्री वाले जो काम बना रहे हैं उसको प्राइस लगा के वो वापस कीमत बढ़ा देते हैं हर चीज का। तो बल्कि यू हैव टू डू समथिंग, आपको शुरू करना है। तो ये एक शुरुआत है, खत्म करो इस डेट को, भुगतो। मगर अब ऑलरेडी आपको पता है, इधर कोई दुकान है, जब आप जाएं कुछ चीज लें, आपको एक अलग रिसीट मिलता है टैक्स का। किस चीज का टैक्स है ये? जी मेरे दुकान पे जो टैक्स लग रहा है, हमारे पे जो एडिशनल टैक्स लगा है, ये कीमत में हमने नहीं लगाया, ये अलग लग रहा है। बिल्कुल ठीक है। पिस रहे हैं लोग इधर, मगर क्या कर सकते। ओरिया साहब, हम ये देखते हैं कि हर माली और मुआशी फैसला करते वक्त हुक्मरान ये कहना नहीं भूलते कि इससे आम आदमी मुतासिर नहीं होगा। तो पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ने, रुपए की कदर कम होने और बिजली और गैस के नर्ख बढ़ने से क्या वाकई आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ता? इसलिए कि बुनियादी तौर पर ये आम आदमी नहीं है और इनको आम आदमियों की दुख का ना अंदाजा है और ना ये सोच सकते हैं। देखिए, मैं हलाली साहब की बात को जरा सा आगे बढ़ाऊंगा। हलाली साहब ने बड़ी शानदार बात की है कि गुज़श्ता 15 नहीं 20 साल से वो कह रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता है कि ये जो गैस है, इसको तुम खुद ने इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया हुआ है, इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, उसमें सुई सदर्न गैस कंपनी और सुई अपना उसकी गैस कंपनी जो है नॉर्दर्न गैस कंपनी, और उसके साथ साथ आप ये लेस्को और कैस्को, ये कंपनी जिसके अंदर तुम लोग खुद ही गवर्नमेंट हो, खुद ही कंपनी हो, डिस्ट्रीब्यूशन कोई कर रहा है, प्रोडक्शन कोई कर रहा है, इस सारे के सारे रेट खत्म करो और इसको प्राइवेटाइज करो ताकि लोगों को पता चले। आप मुझे बताइए, ठीक कहते हैं कि दुकानदार जब बेचने पे आता है तो एक यूनिट की भी चोरी नहीं होने देगा, क्योंकि उसका तो नुकसान होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आप सरकारी किस्म की एक ऑक्ट्राय की होती थी, चुंगी होती थी, तो सरकारी होती थी, तो उसको तो रहता कि लोग सरकार के बंदे को पैसे दिला के अपना माल निकालते रहते थे। लेकिन जैसे ही वो चुंगी ठेके पे चले जाती है तो उसके पास होता यह है कि वो उसके आमदनी में इजाफा होना शुरू हो जाता है। लेकिन मसला सारा यह है कि यहाँ से इन लोगों ने अपनी अपनी मोनोपोलीज बनाई हुई हैं। अच्छा, अब आप अंदाजा करें कि इस हद तक हम वो लोग, अब मुफ्ती साहब कहा करते थे कि कोई अपने नोट भी जलाता है, हमने जलाए। 1951 में गैस निकली है और सबसे पहले हमने गैस को पाइपलाइन में डाल के हम इस्लामाबाद में लेके आए ताकि इस्लामाबाद के घरों के अंदर गैस चले। मैं यहाँ पर इस वक्त दुबई में हूँ। आप सोचें कि दुबई में पाइपलाइन नहीं है, वो लोग जो है वो गैस के पाइप वो सिलेंडर लेते हैं, वो जलाते हैं, जहां से गैस निकलती है। सऊदी अरब में नहीं है, इन मुल्कों में नहीं है। यानी आप सोचें इस वक्त इस सारी सूरत हाल को कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर इन्होंने इस तरीके से उसको निचोड़ा है। अब ना तो ये उसको सैकड़ों डेट खत्म कर सकते हैं, वो जाहिर बात है, ये चाहते ही हैं कि सारा कुछ हमारे कब्जे में रहे, ना ये उसकी कोई किसी किस्म की कोई इनके पास सजेशन है। इनकी बेनजीर भुट्टो से IPP शुरू हुए थे और IPP के जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उनको लेके अब तक आप सबसे पहले तो ये बात करें, वो इमरान खान ने जब इनको रीनिगोशिएट करना शुरू किया था तो चीख पड़े थे सारे के सारे, हम कैसे करें रीनिगोशिएट। बुनियादी प्रिंसिपल है कि जब आप कोई एक एग्रीमेंट मेलाफाइडी बुनियाद पे करते हैं, जिसके अंदर रिश्वत इन्वॉल्व होती है, जिसके अंदर किकबैक इन्वॉल्व होती है, तो आप दुनिया पूरी आपको कहते हैं कि आप उसको रीनिगोशिएट कर सकते हो। ये नहीं होता कि आपके एक बंदा जरदारी साहब ने या नवाज शरीफ साहब के जमाने में पाकिस्तानियों ने एग्रीमेंट कर लिया, तो जिसने किया था, जो खत चीन का था या वो किसी और मुल्क का था जिसने जहां आके लगाया, उसको नहीं पता था मैं यहाँ पर रिश्वत दे रहा हूं, तो वो इक्वली जिम्मेदार होता है।
तो एक तो इसको रिवाइज करना पड़ेगा, जब भी हो आपको करना पड़ेगा, और उसके लिए किसी स्ट्रांग गवर्नमेंट की जरूरत होती है। तो स्ट्रांग गवर्नमेंट कौन सी हो, कैसी हो? वो स्ट्रांग गवर्नमेंट कभी भी मार्शला नहीं होती। वो स्ट्रांग गवर्नमेंट वो होती है जो कि पब्लिक की बुनियाद के ऊपर आती है और कंप्लीट मैंडेट लेके जाती है। ये आपको रिवाइज करना पड़ेगा। दुनिया के हर मुल्क ने अपने ऐसे एग्रीमेंट रिवाइज किए हैं जिनके अंदर किकबैक और जिसके अंदर रिश्वतें शामिल थी और जो अवाम के मफाद में नहीं थे। वो कहते ये हैं, डेफिनेशन है इसकी, द डेट और द एग्रीमेंट which has been accrued for the benefit of the few is illegitimate। जो चंद लोगों के फायदे के लिए एग्रीमेंट किया गया हो या जो कर्जा लिया गया हो वो इलिजिटिमेट। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, अब महंगाई तो आ रही है और हुकूमत के लिए उसे कंट्रोल करना भी एक चैलेंज है, तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन का हुक्म दिया है। साथ ही सप्लाई चेन बेहतर बनाने और ज़रूरी अशिया की कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए स्पेशल कमेटियाँ तश्कील देने की हिदायत भी की है। तो आपके ख्याल में ये इक़दामात महंगाई कंट्रोल करने में कितने इफ़ेक्टिव साबित हो सकते हैं? मगर ये तो हर वक्त है, ये इस किस्म के लॉज आपके पास तो जब से पाकिस्तान बना है उधर है। अब आप देखेंगे कि होर्डर्स को आप कह रहे हैं ये गलत है, बहुत अच्छा, मगर किसको आप पकड़ेंगे? उनको पकड़ेंगे ना जो आपके खिलाफ हो, उनको पकड़ेंगे। जो ये कमेटीज जो बन रही हैं उनका कोई दोस्त नहीं हो, बल्कि ये एक तरीका मिल गया है उनको पैसे कमाने का। देखिए, कहने की बात यह है, कौन सा कानून नहीं है इस दुनिया में जो इधर नहीं है? सब कानून है। अगर 10 साल तक हम एक और कानून नहीं बनाए, हमारे कानून की कमी नहीं होगी, हमें इम्प्लीमेंटेशन और ऑनेस्ट इम्प्लीमेंटेशन की कमी होगी। बस बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा उरिया साहब, IMF ने इंटरेस्ट रेट में भी एक बड़े इजाफे का मुतालबा किया है। तो इस वक्त इंटरेस्ट रेट 17% और IMF की डिमांड पर इसके 20% तक बढ़ने का अंदेशा भी है। इससे मईशत को क्या फ़ायदा होगा और आवाम के हाथ क्या आएगा? देखिए, पहली बात तो ये है, ये इंटरेस्ट रेट है, ये सूदी निज़ाम है जिसकी वजह से हम तबाह बर्बाद हो रहे हैं। ये IMF ने मुतालबा नहीं किया, ये मुतालबा किया है पाकिस्तान के बैंकों ने। पाकिस्तान के बैंक कहते हैं कि होता क्या है, आप अगर 10 रुपये आपके बाहर का कर्जा है तो 10 से 11 रुपये बल्कि 12 रुपये आपने पाकिस्तान से कर्जा लिया। बाहर का कर्जा तो है वो चलता है, अगर तो IMF और वर्ल्ड बैंक का है तो 1.2 2.1% इस पर से चलता है। सॉफ्ट लोन होते हैं, कुछ आप ओपन मार्केट से, पेरिस क्लब से भी लोन लेते हैं, वो थोड़े से ज्यादा रेट के होते हैं, 5 से 7% के हिसाब से चलते हैं। लेकिन ये होता है ट्रेजरी बिल्स कि आपके बैंक जो है ना, 10-12 बैंक जो या 15-16 बैंक, उनके पास जितना भी अवाम का पैसा है वो सारा पैसा हुकूमत को दे देती है कि आप खर्चो और हमें लोगों से टैक्स वसूल करके हमें इंटरेस्ट दो। अब वो कहते हैं हम आपको, ये मेरा पैसा, ये आपका रमीन आपका पैसा, जफर हिलाली साहब का पैसा, ये हमारे प्रोड्यूसर्स का पैसा, हमारे लोगों का पैसा, एक गरीब आदमी का पैसा जो बैंक में जमा किया हुआ है, ये उस बैंक के ऊपर ये कहते हैं अब हमारा गुजारा नहीं होता, तुम्हारी बहुत हालात खराब हो चुके हैं पाकिस्तान के, तुम ऐसा करो अब 17 की बजाय 18% दो, 19% दो, 30% दो। ये असल में इनका मसला है जिसकी वजह से ये सारा कुछ आगे। बिल्कुल ठीक है, बड़े अहम पॉइंट्स आपने उठाए और डिस्कशन का यहाँ पर सिलसिला खत्म होता है। कल हाजिर होंगे मजीद अहम मौज़ूआत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।